आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस पेपर सीरीज 9। इससे पहले अपन ने 8 सीरीज देख लिए। अगर वो 8 सीरीज आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? ऑप्शन है गीत गोपीनाथ, सुष्मिता शुक्ला, कमला हैरिस और ऑप्शन 4 है प्रियंका राधाकृष्णन। जल्दी से बताना है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी से आंसर करना है इसका। गीत गोपीनाथ, सुष्मिता शुक्ला, कमला हैरिस, प्रियंका राधाकृष्णन। जल्दी से आंसर करना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या पीटी उषा। जल्दी से आंसर देना है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। और साथ में शॉर्ट में नोट भी करते रहना अपने डायरी में, जिनसे क्या रिवाइज होता रहे। ये ना कि 5-6 दिन हो जाएंगे तो फिर ये छूट जाएंगे, याद नहीं होंगे आपको। तो एकदम शॉर्ट पॉइंट में याद लिख लिया करो, उसे बार बार हर दूसरे तीसरे दिन में रिवाइज कर लिया करो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4 पीटी उषा। फिर अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड। जल्दी से इसका आंसर करना है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है वह है तमिलनाडु। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर देना इसका। वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है कि वनीकरण योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, केरल राज्य ने यह योजना शुरू की है। वनीकरण योजना केरल राज्य ने शुरू की है। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? ऑप्शन है बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा स्टील लिमिटेड। जल्दी से आंसर देना है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, टाटा स्टील लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, मिस्र या साउथ अफ्रीका। जल्दी से आंसर देना है। ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, मिस्र या साउथ अफ्रीका। तो अरिंजे इफेकांडू का संबंध है वो नाइजीरिया देश से है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन है गुंजन सक्सेना,
अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह या दीपिका मिश्रा? जल्दी से आंसर देना है। और क्वेश्चन संख्या 7 का, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? गुंजन सक्सेना, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह या दीपिका मिश्रा? जल्दी से आंसर करना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, दीपिका मिश्रा, यानी गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी है वह दीपिका मिश्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की शुरू की है, इसका नाम क्या है? नाम बताना भाई। केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है, इसका नाम क्या है सॉरी। ऑप्शन है भारतीय गरीब टूरिस्ट ट्रेन, बाबा साहेब टूरिस्ट ट्रेन, अंबेडकर टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। जल्दी से बताना है। केंद्र सरकार ने पहली बार अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, जयपुर या हैदराबाद? जल्दी से आंसर देना है कि कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, जयपुर और हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, लखनऊ। फिर अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम में रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन है निखत जरीन ने, निशा दहिया ने, साक्षी मलिक ने, मीराबाई चानू ने? जल्दी से आंसर देना है। ऑप्शन है निखत जरीन, निशा दहिया, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू। जल्दी से आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वह है निशा दहिया, ऑप्शन है 2। अब आपसे क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निशा दहिया का संबंध किस खेल से है, तो आप बता दोगे कुश्ती से। और निशा दहिया ने कौन सा पदक जीता अभी, तो यह रजत पदक जीता है। यानी 3 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितनी रही? भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितनी रही? ऑप्शन है 4.66%, 5.66%, 6.66%, 7.66%। जल्दी से आंसर करना है इसका कि भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितनी रही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, 5.66%। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? ऑप्शन है आपको, यानी आम आदमी पार्टी। फिर है रालोद, बीआरएस या राजद? जल्दी से आंसर देना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, आम आदमी पार्टी को। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग अप्रैल 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 101, 102, 103 और 104। जल्दी से आंसर करना है इसका, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? जल्दी से आंसर करना है, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो वह रैंक है 101वीं। तो ऑप्शन है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन है मनीषा कपूर, शशि थरूर, एस जयशंकर, अरुंधति रॉय। जल्दी से आंसर करना है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल्दी से आंसर करना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया? ऑप्शन है सुधा मूर्ति को, अतुल कुमार राय को, सूर्यनाथ सिंह को, अमित कुमार माथुर को। जल्दी से आंसर करना है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। जल्दी से आंसर करना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अतुल कुमार राय। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अतुल कुमार को किस हिंदी उपन्यास के लिए ये वाला पुरस्कार दिया है, तो वह चांदपुर की चंदा, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। जल्दी से आंसर करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, मोहनजोदड़ो। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र एवं तंत्र का संग्रह है? किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र एवं तंत्र का संग्रह है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। जल्दी से बताना है कि किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र एवं तंत्र का संग्रह है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन है 1, अथर्ववेद। फिर अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन है नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कण्व वंश का। जल्दी से आंसर देना है। जल्दी से आंसर सोचना है इसका। देखो, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? जल्दी से आंसर देना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? जल्दी से बताना है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने, या अगर चालुक्य ऑप्शन में नहीं आए तो सोलंकियों ने। चालुक्य और सोलंकी एक थे, सोलंकियों ने। और किसने करवाया? तो ये राजा था इनका एक भीम ने इसका निर्माण करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन है पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त। जल्दी से आंसर करना है कि भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, हिंद यूनानी। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बताओ, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो कहाँ दी गई थी? जल्दी से बताना है। श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर? जल्दी से आंसर करना है।
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी वैशाली में। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महाभारत और पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? महाभारत और पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? देखो ये भी पूछा जाता है, अंग की राजधानी क्या है? बिल्कुल चंपा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो इसमें से बताना है कि महाभारत और पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का नाम क्या मिलता था। ऑप्शन है मालिनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है। तो महाभारत और पुराणों में अंग की राजधानी चंपा को मालिनी कहा जाता था या मालिनी नाम मिलता था। तो ऑप्शन है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मालिनी नाम मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक व बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत या फैला हुआ प्रथम साम्राज्य था? ऑप्शन है नंद वंश या मौर्य वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश। जल्दी से आंसर देना है। समुद्र से समुद्र तक तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ प्रथम साम्राज्य था, वो था मौर्य साम्राज्य। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी? अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की? ऑप्शन है श्रीनगर, ललित पाटन, आगरा या जौनपुर, पाटलिपुत्र या गया, श्री गंगानगर। बताओ देखे, अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी? श्रीनगर व ललित पाटन, आगरा व जौनपुर, पाटलिपुत्र व गया या श्री गंगानगर। जल्दी से आंसर करना है कि अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर व ललित पाटन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 11 अधिकरणों में, 12 अधिकरणों में, 14 अधिकरणों में या 15 अधिकरणों में। जल्दी से आंसर देना है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचना है। तो यह है 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ये ध्यान रखना, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से आंसर करना है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था। जल्दी से आंसर देना है, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। ये ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर। और वॉरेन हेस्टिंग था यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और इस गवर्नर जनरल का पद का सर्जन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला था वो था वॉरेन हेस्टिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयपाल सिंह ने, मास्टर तारा सिंह ने, शिबू सोरेन ने या सिद्धू एवं कानू ने? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन और सिद्धू एवं कानू ने। जल्दी से आंसर करना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कानू ने। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? देखो, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना
आश्रम कौन सा है? ऑप्शन है साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। जल्दी से आंसर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम कौन सा था? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। जल्दी से आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2 फिनिक्स। ये था कहां पे? तो ये था डरबन, डरबन में। और डरबन कहाँ है? तो वो था दक्षिण अफ्रीका में। अब आपसे यहीं से पूछ ले कि महात्मा गांधी का फिनिक्स आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो वो डरबन है, और डरबन है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। फिर अगला है कृष्ण राज सागर कहाँ स्थित है? कृष्ण राज सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, मैसूर में, कोटा में या हैदराबाद में। बताओ कृष्ण राज सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, मैसूर में, कोटा में या हैदराबाद में। जल्दी से आंसर करना है। कृष्णराज सागर, ये कृष्णराज सागर है, ये मैसूर में स्थित है। तो कोटा में क्या है? कोटा में किशोर सागर, किशोर सागर तालाब कहाँ है? ये कोटा में है, किशोर सागर तालाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29वें का ऑप्शन है 2। फिर अगला क्वेश्चन है धूमल लोक नृत्य, धूमल लोक नृत्य प्रचलित है, धूमल लोक नृत्य प्रचलित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान। जल्दी से आंसर करना है कि धूमल लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। जल्दी से आंसर करना है। धूमल लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में। जल्दी से बताना है बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाबा गरिया पूजा त्योहार यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है। किस किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अनुच्छेद 18 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से पढ़ना एक बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? बताना। देखिए अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या इनमें से कोई नहीं। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 233 से 237 तक। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? जल्दी से बताना संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन 1 है भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। जल्दी से बताना इसे। देखो इसमें आप ध्यान रखना, पहले ये सनम निमो संघ, भाग 1 में तो क्या है संघ व राज्य यानी अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में क्या है नया नागरिकता 5 से 11 में,
12 से 35 क्या है, मूल अधिकार। और भाग 4 में है वो है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के में है वो है मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद 51 के। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकता का है तो भाग 2 और 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार में प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार में प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 22 में? जल्दी से बताना है। तो यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अनुच्छेद 19 के तहत पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता वो 300 के में शिफ्ट होने के बाद में ये स्वतंत्रता हट गई, और वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 6। और कैसे दी गई है पूछी जाती है, मैं यही बता देता हूँ आपको। देखो 19A होता है एक, तो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, F था वो संपत्ति की थी, वो हट गई। अब है एक G। तो A यानी ध्यान रखना 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। बी यानी ध्यान रखना, बी यानी बिना बंदूक, यानी बिना बंदूक रहोगे तो शांति से रहोगे, यानी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है 19B में। सी यानी सह, और सी का मतलब होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी यानी क्या है? डी का ध्यान रखना, ये डी पूछी जाती है बार बार। डी का ध्यान रखना, देश में किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, यानी देश में ड्राइविंग, ये ध्यान रखना। पैदल तो घुमा नहीं जाएगा, तो आप जाओगे तो गाड़ी लेके जाओगे, तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग आनी जरूरी है, यानी गाड़ी लेके जाओगे तो ड्राइविंग आनी जरूरी है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, डी फॉर देश में ड्राइविंग, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। और ई यानी इस्टेब्लिश, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। जी यानी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता हैं, ये ध्यान रखना। आप अपने नोट में लिख भी लेना ABCD के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बताओ। देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब उस समय उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? बताओ। देखिए, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, या लोकसभा अध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, मोरारजी देसाई, जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती नहीं करनी है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, बताओ, मनोनीत किया जाता है या निर्वाचित किया चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? बताओ। देखिए, अब आपको 10-15 सेकंड मिल गई, आराम से सोचो। देखिए, भारत में लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? बताओ। देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्ष वो है चयनित किया जाता है, तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लेना और अच्छे से लिख लेना अगर ये आपका गलत हुआ तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बताओ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, वृंदा ग्रोवर, मीनाक्षी अरोड़ा, मेनका गुरुस्वामी। जल्दी से आंसर करना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मेरे को ये बताओ कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला
न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी, पहली महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की। और ये न्यायाधीश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, इंदु मल्होत्रा। यह है पहली महिला वकील है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। यानी आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, ये ध्यान रखना। पहली महिला न्यायाधीश है वह फातिमा बीबी, और यह है पहली वकील, महिला वकील जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है, वह है इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में या उत्तराखंड में? जल्दी से आंसर देना है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है या पश्चिम की ओर बहती है? बताओ देखे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना? जल्दी से बताना है। अब मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। जैसे अपने ये सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, पुरस्कार वगैरह, ये आपके थोड़े थोड़े शुरू करवा दी जाए 2-2, 3-3 मिनट में। ये भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पक्के हो जाएं आपके। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताओ, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना? जल्दी से बताना है। फिर अपन नदियां भी करेंगे, जैसे मैप में करवाऊंगा आपको आराम से। जैसे मुझे थोड़ा सा समय की परेशानी नहीं है, समय निकाल के फिर थोड़ा सा सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएगी, वो भी ट्रिकों से। तो बताना है आपको कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन 2 यानी कि नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी की नहीं बहती। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या इनमें से कोई नहीं। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करना है। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? बताओ भाई, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में? डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी ये बताना आपको, जल्दी से आंसर दो। तो डेविस कप की शुरुआत हुई थी वो 1900 ईसा पूर्वी में हुई, ईस्वी में हुई थी, सॉरी ईसा पूर्वी में नहीं, ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से, भारोत्तोलन से, टेनिस से या क्रिकेट से? जल्दी से बताना है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से, भारोत्तोलन से, टेनिस से या क्रिकेट से? तो वर्धमान ट्रॉफी है ये भारोत्तोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से, निर्वात से, जल से या वायु से? बताओ देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो प्रकाश की गति कांच से जाते हुए सबसे न्यूनतम होगी। अब जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जैसे कांच है, कांच के बाद में फिर इधर है निर्वात, फिर ये जल। खनिज के हिसाब से ध्यान रखना, खनिज नहीं है खनिज, मतलब अगर कांच ऑप्शन में नहीं होता तो निर्वात होता, निर्वात से जल, ऐसे आगे की ओर बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना। सबसे कम होगी कांच में, फिर निर्वात में, फिर जल में। कई बार कांच ऑप्शन में नहीं आता है तो आंसर निर्वात हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा का मापक है, ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना, बहुत इजी से क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मापक क्या है? तो विद्युत धारा का मापक है वह है एमीटर, तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। जल्दी से बताना है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है वह कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निकटलोपिया रोग का प्रचलित नाम क्या है। निकटलोपिया रोग का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन है नक्सीर फूटना, रतौंधी, दांत की सड़न या सपाट पैर। निकटलोपिया रोग का प्रचलित नाम क्या है, जल्दी से आंसर बताना है। निकटलोपिया रोग का प्रचलित नाम है वह है रतौंधी। ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज का संस्थापक बताना है, देव समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। देव समाज का संस्थापक बताना है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला और अंतिम क्वेश्चन है एनी बेसेंट मूल रूप से कहाँ की निवासी थी। एनी बेसेंट मूल रूप से कहाँ की निवासी थी। ऑप्शन है डेनमार्क की, जर्मनी की, आयरलैंड की या फ्रांस की। जल्दी से बताना है एनी बेसेंट मूल रूप से कहाँ की निवासी थी और अपना स्कोर जरूर बताना कितना स्कोर हुआ है इस सेट में। तो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड की मूल निवासी थी। तो ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पेपर सेट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।